नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसडी के बारे में। ईएसडी क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। जैसा कि आप सबको पता है कि पीसीबी इंडस्ट्री में ईएसडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ईएसडी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको अगर हम डिटेल्स में बात करेंगे तो ये 2-3 वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज ईएसडी, ईएसडी क्या होता है, हाउ टू जनरेट ईएसडी, मतलब जो स्टैटिक चार्ज होता है वो जनरेट कैसे होता है, हाउ टू हार्मफुल, ईएसडी हार्मफुल कैसे है, एंड टाइप ऑफ ईएसडी डैमेज, ईएसडी से कितने टाइप के पीसीबी में डैमेज हो सकते हैं या क्या क्या नुकसान होता है ईएसडी की वजह से, राइट। तो ये सारी टॉपिक कवर करेंगे। तो अभी फर्स्ट वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ईएसडी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। तो जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये जो येलो कलर का सिंबल है ये ईएसडी का सिंबल है। जहाँ भी ईएसडी सेफ एरिया होता है वहाँ आपको ये सिंबल देखने को मिलता है, राइट। आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि ईएसडी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई स्टैटिक चार्ज है जिसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो स्टैटिक चार्ज जनरेट कैसे होता है और ये स्टैटिक चार्ज होता क्या है? व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन विच कॉज स्पार्क्स, क्रैकलिंग और अट्रैक्शन ऑफ डस्ट और हेयर्स। स्टैटिक चार्ज दो चीजों के फ्रिक्शन से जनरेट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इज रिलीज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल, we feel shock when we walk across a carpet and touch a metal doormat. It means कि हम किसी कारपेट पे चल रहे हैं तो चलने से क्या होता है, हमारे पैर और कारपेट के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, राइट। उस फ्रिक्शन से हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट होता है और हम जाकर सपोज कोई मेटालिक हैंडल पकड़ लिए गेट का, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, तो क्या होता है कि बॉडी के सारा चार्ज हमारे हाथ के थ्रू उसमें फ्लो कर जाता है उस मेटल में। तो हमें हल्का सा कुछ झटका सा महसूस होता है। या सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज दैट आप सबने जैसे बचपन में किया होगा कि हम बाल बनाते हैं, उस कंघी को अगर हम कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर अटैक करने लगता है, खींचने लगता है। ये कैसे? क्योंकि जो हम बाल बनाते हैं, बाल और उस कंघी में फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन से कंघी में चार्ज जनरेट होता है और उस चार्ज की वजह से वो कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर खींचता है। तो अभी एक वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रैकलिंग स्वेटर। जब हम स्वेटर उतारते हैं तो एक क्रैकलिंग मतलब बहुत ही तीखी सी आवाज़ आती है। सेकेंड एग्जाम्पल, रबिंग द बैलून। अगर कोई हम बाल में ऐसे बैलून रब करेंगे तो इसमें चार्ज जनरेट होता है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप वीडियो में, बाल को अपने ओर खींच रहा है। या फिर किसी कंघी से जब हम बाल बनाते हैं और उसको कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर खींचता है। थर्ड एग्जाम्पल, हम किसी कारपेट के ऊपर घूम के आते हैं या फिर कोई प्लास्टिक के पार्ट टच करके आते हैं, रब करके आते हैं और कोई मेटल डोर टच करते हैं तो यहाँ एक छोटी सी हमें कुछ झटका महसूस होता है। तो इन सारे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। जैसे ये देखिए टच हो रहा है तो यहाँ आपका सारा बॉडी के चार्ज इस मेटल के थ्रू डिस्चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, राइट। तो जैसा कि वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि चार्ज कैसे जनरेट होता है हमारे बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में। दो ऑब्जेक्ट को अगर रब करेंगे तो वहाँ चार्ज जनरेट होता है, राइट। तो ये चार्ज हमेशा ग्राउंडिंग हो जाए, हमारे बॉडी में चार्ज ना रहे ताकि हम पीसीबी को टच करें तो ये नुकसान नहीं होता है। इसलिए हम रिस्ट बैंड पहनते हैं, हम ईएसडी फ्लोरिंग करते हैं, ईएसडी मैट बिछाते हैं। वो सारी लंबी लंबी कहानियाँ जो कि आगे हम टॉपिक में कवर करेंगे। तो अभी हम देखते हैं एट व्हाट पॉइंट डू यू हियर द स्टैटिक, मतलब कि अगर 5000 वोल्ट से ऊपर का चार्ज है तो हमें वो क्रैकलिंग सुनाई देता है। जैसे हम स्वेटर खोलते हैं सर्दी के मौसम में तो हमें कभी कभी क्रैकलिंग से आवाज़ आती है। तो वो जो चार्ज होता है अप्रोक्स 5000 वोल्ट के अप्रोक्स होता है। एट व्हाट पॉइंट डू यू फील अ स्टैटिक शॉक, मतलब कि अगर आप मेटल टच करते हैं तो आपको एक मतलब झटका सा महसूस होगा, शॉक महसूस होगा। वो किस पॉइंट पे? अप्रोक्स मोर देन 3000 वोल्ट होगा तो फील होता है थोड़ा सा झटका, राइट। एट व्हाट पॉइंट डू यू सी द स्टैटिक, मतलब 10,000 वोल्ट से अगर ऊपर है, सपोज जो हम बिजली कड़कने की देखते हैं तो मिनिमम 10,000, इससे ऊपर
बिजली में जो चार्ज होता है, जो बिजली कड़कता है, जो बादल कड़कते हैं, उसका तो वोल्टेज आज तक किसी ने उसमें कितना चार्ज है ये आज तक किसी ने मेजर ही नहीं किया। तो मिनिमम 10,000 से ऊपर होगा तो हमें दिखाई देता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एट व्हाट वोल्टेज कैन डैमेज द कंपोनेंट, मतलब मिनिमम कितना वोल्टेज से कंपोनेंट डैमेज हो जाता है या जो हमारा पीसीबी वो खराब हो सकता है, राइट। कैन बी एज अ लिटिल एज 10 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन द साइज, सेंसिटिविटी एंड द टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट। डिपेंड करता है कि कंपोनेंट कितना सेंसिटिव है। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है उस कंपोनेंट के डैमेज होने का चांस। मिनिमम 10 वोल्ट भी अगर आपके बॉडी में जनरेट है और आपने पीसीबी को टच किया तो हो सकता है कि उस कंपोनेंट को डैमेज कर दे, उस पीसीबी को डैमेज कर दे। हो सकता है, 100% नहीं। तो ये चांसेस, डैमेज करने के चांस ना आए, इसलिए हम ESD सेफ इन्वायरमेंट रखते हैं, राइट। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये जो 5,000 वोल्ट है, 3,000 वोल्ट है, 10,000 वोल्ट है, इतने वोल्ट अगर शॉक हमें लगेगा तो हम तो मर जाएंगे, क्योंकि 250 वोल्ट जो शॉक लगता है घरों में तो बहुत हैवी झटका होता है। और यहाँ हम 5,000 3,000 वोल्ट की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर ये है कि ये जो 5,000 वोल्ट 3,000 वोल्ट है ये कंटिन्यू नहीं आता, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी। जैसे हम टच करते हैं मेटल वो सारा ही डिस्चार्ज हो जाता है। ये स्टैटिक चार्ज है। तो स्टैटिक चार्ज बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। इतनी हमारी बॉडी है कि हम स्टैटिक चार्ज झेल जाते हैं। जो 250 वोल्ट है वो कंटिन्यू आता है बैक साइड से। प्लस इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस का भी गेम है। ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करेंगे कि क्यों झटका लगता है, क्यों नहीं लगता है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे ESD डैमेज क्लासिफिकेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक डैमेज टू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस can occur at any point from manufacture to field service. Damage result from handling the devices in uncontrolled surrounding or when poor ESD control practice are used. इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से जो पीसीबी डैमेज होता है वो जरूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही डैमेज हो, सर्विस में या फील्ड में भी डैमेज हो सकता है। सपोज दैट हम एक मोबाइल का पीसीबी बना रहे हैं, राइट। तो फैक्ट्री में तो हम पूरा ESD इन्वायरमेंट रखते हैं कि डैमेज ना हो, कोई ESD चार्ज से कोई कंपोनेंट डैमेज ना हो जाए या कुछ माल फंक्शनिंग ना करे पीसीबी। बट क्या वो सेम सेफ्टी सर्विस सेंटर वाले रखते हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो अगर आप किसी ब्रांड की सर्विस सेंटर में जाएंगे, मोबाइल की जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ देखेंगे कि जो रिवर्क स्टेशन होता है जहाँ पीसीबी खोल के इंजीनियर रिवर्क करता है वो पूरा एरिया ESD कंट्रोल्ड होता है। वो रिस्टबैंड भी पहनता है, एज पर रूल पहनना चाहिए, नहीं पहनता वो अलग बात है। तो जो ESD डैमेज होता है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी हो सकता है, फील्ड में भी हो सकता है, सर्विस इंजीनियर के थ्रू अगर सर्विस इंजीनियर प्रॉपर ESD प्रोटेक्शन नहीं लिया तो भी डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ ESD डैमेज, मतलब कितने टाइप के ESD डैमेज, ESD से पीसीबी कितने टाइप से डैमेज होता है। ESD डैमेज टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इज 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है कैटास्ट्रॉफिक, जिसको हम डायरेक्ट फेल्यूर भी बोलते हैं, और सेकंड होता है लेटेंट फेल्यूर। डायरेक्ट फेल्यूर और लेटेंट फेल्यूर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों फेल्यूर ESD की वजह से आते हैं, राइट। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट फेल्यूर क्या होता है या कैटास्ट्रॉफिक फेल्यूर भी इसको बोलते हैं। द कैटास्ट्रॉफिक फेल्यूर will lead to completely failed or damage the component. Catastrophic failure occurs when a component is damaged to the poor where it is the dead now and will never again function. It means कि catastrophic failure क्या होता है कि component एकदम 100% डेड हो गया है, वो कभी काम ही नहीं करेगा, तो उससे बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक फेल्यूर या फिर डायरेक्ट फेल्यूर। अगला होता है लेटेंट फेल्यूर। अभी देखिए लेटेंट फेल्यूर क्या होता है, ये सबसे खतरनाक चीज है। Latent failure occurs when the ESD weakens or wants the component to the point where it will still function properly during the testing, but over time the wounded component may cause poor system performance. Latent failure में क्या होता है कि mal functioning करता है। It means कि जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए ICT FCT कर रहे हैं पीसीबी का, उस टाइम वो पास हो भी जाएगा, नहीं भी होगा। यह भी हो सकता है कि अभी वो प्रॉपर काम कर रहा है और उसकी लाइफ लेकिन बहुत कम हो जाती है। लेटेंट फेल्यूर में क्या होता है कि हो सकता है कि उसकी लाइफ 5 साल हो उस डिवाइस की, लेकिन लेटेंट फेल्यूर की वजह से वो साल भर में या 2 महीने में भी खराब हो सकता है। तो जो लेटेंट फेल्यूर है वो कभी पकड़ा नहीं जाता है टेस्टिंग में। इसलिए हम ESD प्रोटेक्शन लेते हैं कि ESD के कुछ ऐसे फेल्यूर है जो हम कितना भी टेस्टिंग कर लें डिवाइस पकड़ा नहीं जाएगा, वहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि ESD वजह से ये डैमेज हुआ है। वो फील्ड में जाके पता चलेगा, उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो इसे बोलते हैं लेटेंट फेल्यूर। एक वीडियो देखते हैं, वीडियो से आपको समझाते हैं लेटेंट फेल्यूर और डायरेक्ट फेल्यूर में क्या डिफरेंस है।
जैसा कि दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि हमारे डिवाइस छोटा होता जा रहा है और सेंसिटिव होता जा रहा है, राइट। जैसे आईसी पहले बड़े आते थे, फिर छोटे 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 छोटे, अभी मोबाइल में हम छोटे छोटे आईसी आते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो जितना छोटा सेंसिटिव कंपोनेंट होता है उतना ईएसडी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होता है, राइट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डायरेक्ट फॉल और लेटेंट फॉल, ये दो इमेज हैं। डायरेक्ट फॉल में आईसी बर्न हो चुका है, तो वो अभी बर्न हो गया, अभी डेड हो गया। इट मीन्स कि वो आईसीटी एफसीटी में पकड़ा जाएगा, वो फंक्शन काम ही नहीं करेगा अगर आप टेस्ट करेंगे तो। लेकिन लेटेंट फेल्यूर में क्या होता है, ये देखिए 70 से 90% जो ईएसडी फेल्यूर होता है वो लेटेंट फेल्यूर होता है। लेटेंट फेल्यूर में क्या होता है, जैसे ये एक कॉपर ट्रैक है, ये ट्रैक देखिए 50% डैमेज हो चुका है। जब हम टेस्ट करेंगे तो ये ट्रैक काम तो करेगा, बट इसकी लाइफ कम हो चुकी है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, देखिए धीरे धीरे डैमेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ये बहुत ही जल्द अपने लाइफ से पहले ही ये डैमेज हो जाएगा। ये देखिए अब ये प्रॉपर डेड हो गया। तो जो लेटेंट फेल्यूर होता है वो फील्ड में जाके पकड़ा जाता है, या फिर उसकी जो साइड इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म के बाद पता चलता है लेटेंट फेल्यूर का। और जो 70 to 90% केस आता है ईएसडी डैमेज का, वो लेटेंट फेल्यूर ही आता है। अब हम बात करेंगे व्हाई ईएसडी इंपॉर्टेंट, ईएसडी इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि पीसीबी में क्या क्या नुकसान होता है, तो अभी आपको समझ आ ही गया होगा कि ईएसडी इंपॉर्टेंट क्यों है। द हायर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली सी रिवर्क बढ़ जाएगा, स्क्रैप बढ़ जाएगा। अगर हम ईएसडी कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो हमारा रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारा स्क्रैप बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें महंगी पड़ेंगी, राइट। लो प्रोडक्टिविटी यील्ड, जब हमारा स्क्रैप और रिवर्क ज़्यादा बढ़ेगा तो हम प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे, हमारा प्रोडक्टिविटी यील्ड कम हो जाएगा। अनहैप्पी कस्टमर जी, अगर मान लीजिए लेटेंट फेल्यूर है तो क्या होगा, आपके पास तो टेस्ट में पास हो गया, लेकिन जब कस्टमर के पास गया तो माल फंक्शनिंग करने लगा, डिवाइस फेल्यूर हो गया। जो 5 साल चलना चाहिए वो 1 साल में ख़राब हो गया। कस्टमर अनहैप्पी। शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ, ऑब्वियसली से जैसा कि हमने बात किया, प्रोडक्ट की लाइफ कम हो जाएगी। रिड्यूस द प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट पे रिलायबिलिटी नहीं रह जाएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पेक्ट करता है, इसलिए हम ईएसडी को बहुत ही सीरियस लेते हैं जहाँ पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल ईएसडी को हम कंट्रोल कैसे करें, ईएसडी में कौन कौन सी इक्विपमेंट हमें यूज़ करना चाहिए, ईएसडी फ्लोरिंग के बारे में बात करेंगे, ईएसडी पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में।